जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आपको पता है कि फिजिक्स के क्लास में दूसरा चैप्टर चल रहा है और दूसरा चैप्टर का नाम जो था वो हमने आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, साथ ही साथ अपवर्तन क्यों होता है, उसके नियम क्या हैं और साथ ही साथ उसका दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे, पहले उसको समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है, साथ ही साथ निर्गत किरण क्या है, फिर हम लोग जानेंगे इसके अलावा कि निर्गत कोण क्या होते हैं, इसके अलावा जानेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे आज के क्लास में पार्श्विक विस्थापन के अलावा भी हम लोग जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनसे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतना सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है अगर वो कांच के स्लैब से अपवर्तन हो तो कैसे होगा उसके बारे में। जैसे देखिएगा हम एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले फिगर को यहाँ पे समझना जरूरी है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमारे लिए कांच हो जाए, ये हमारा कांच का स्लैब हो जाएगा और इस कांच के स्लैब से क्या करना है, प्रकाश की किरण को पास करना है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की अगर किरण जो है ऐसे सीधी गमन कर रही है और ये मान लिया कि हवा से कहाँ आ रही है, कांच में आ रही है और जैसे ही यहाँ पे आती है तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या होगा, तो अभिलंब होगा। तो ये हमारा क्या होगा, अभिलंब हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है उसके मान में, उसके चाल में परिवर्तन आएगा तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी और अभिलंब की ओर झुकेगी और सीधे आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो जस्ट यहाँ पे फिर वो क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे और अभिलंब जब खींचेंगे तो आपको मालूम है कि ये अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। तो अभिलंब से जब दूर भागेगा तो ये किरण जो होगी अब कैसे निकल जाएगी, ऐसे सीधा निकल जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो किरण है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। हमारा ये जो किरण है ये था अपवर्तित किरण। साथ ही साथ जब ये अपवर्तित किरण आगे बढ़ती है तो इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। इसको क्या नाम देते हैं, निर्गत किरण नाम देते हैं। यहां पे देखिएगा जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। यहां पे जो कोण बनता है इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, आप समझ जाइएगा, अपवर्तन कोण। यहां पे जो कोण बनता है इसको कहते हैं निर्गत कोण। इसको कौन सा कोण नाम देते हैं, निर्गत कोण। अब जरा समझिए, अगर ये अपवर्तन की क्रिया नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण कैसे निकल जाती, तो ऐसे एकदम सीधा निकल जाती, क्या ऐसे एकदम सीधा निकल जाती। अब देखिएगा ये हमारा आपतित किरण हुआ ना, अगर एक्चुअली में अगर ये क्या होता, अपवर्तन की क्रिया नहीं होती तो आपतित किरण एकदम सीधे निकलती, लेकिन अपवर्तन की क्रिया की वजह से ये देखिए अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करके यहां से निकली हुई है। तो यहां पे ये बीच में भी क्या हो रहा है, एक जगह यानी यहां पे एक डिस्टेंस बन रहा है, लंबवत दूरी बन रही है। ये जो लंबवत दूरी बन रहा है ना, इसी को हम लोग नाम देते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्श्विक विस्थापन। याद रखिएगा इसका नाम हमने क्या रखा है, पार्श्विक विस्थापन। तो अब जरा समझिएगा, यहां पे ये कांच के स्लैब से हमने दिखाया है कि प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया कैसे होगी। तो यहां पे आपतित किरण था, फिर अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है हम लोग से कि बताइए कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये निर्गत किरण है और ये जो किरण है कौन सा किरण है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा, पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो याद रखिएगा यहां पे हम लिख भी देते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी जो होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये याद रहिएगा, पार्श्विक विस्थापन अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब देखिए ये पार्श्विक विस्थापन बहुत सारी चीजों पर निर्भर भी करता है। कौन कौन चीज पर निर्भर करता है
उसको जरा समझते हैं। देखिए पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये कांच की मोटाई जो होती है ना, ये कांच की मोटाई, पहला याद रखिएगा कांच की जो मोटाई होती है, कांच की मोटाई इस पर भी निर्भर करता है। और कांच की मोटाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जो है वो अगर हम बताएं तो यहाँ पे देखिए पहला हमने बताया क्या कि कांच की मोटाई पर, दूसरा याद रखिएगा कि यहाँ पे ये निर्भर करता है आपतित जो किरण है इसके तरंग दैर्घ्य पर। तो याद रखिएगा आपतित किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब हम सीधे सीधे समझिएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इसको हम लोग कह सकते हैं उल्टा अनुपाती। यानी आपतित किरण का अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन घटेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य क्या होता है तो घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो तीसरा होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपतन कोण पर। याद रखिएगा किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण का जो होता है ये समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन का भी मान बढ़ेगा। जैसे जैसे आपतन कोण का मान घटाइएगा तो पार्श्विक विस्थापन का भी मान क्या होगा, घटेगा। तो इतना आपके लिए काफी है, बस यही 2-3 चीज याद रखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो याद रखिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर हमने कहा कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो कांच की मोटाई के समानुपाती होता है। हमने कहा कि आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है और साथ ही साथ आपतन कोण का ये समानुपाती होता है। तो इन बातों पर क्या होता है कि पार्श्विक विस्थापन जो होता है वो निर्भर करता है। अब देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक था पार्श्विक विस्थापन के बारे में। इसके बाद से जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो हम लोग को जानना है अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और साथ ही साथ हम कहें तो इस चैप्टर की दृष्टि से भी अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपवर्तनांक के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि अपवर्तनांक क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में। देखिए अब हम लोग को समझना है अपवर्तनांक के बारे में। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया पार्श्विक विस्थापन के बारे में कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है और वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके अलावा अब हम जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में। देखिए अपवर्तनांक जो है ना, अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे तो आप इसको पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो आप याद कीजिए आपको हमने स्नेल का नियम पढ़ाया था और स्नेल का नियम बताया था, या उसको हम कह सकते हैं कि हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो पढ़ाया था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमने बताया था कि आपतन कोण की जया और साथ ही साथ अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। और वही नियतांक जो होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी किसी भी दो माध्यम के लिए हम लोग ले लें और क्या करते हैं कि दोनों का जो अपवर्तनांक, सीधे सीधे समझिएगा कि किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण का जो जया और साथ ही साथ अपवर्तन कोण की जो जया का अनुपात होता है वही एक क्या होता है, नियतांक होता है। और उस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब है, जरा समझिएगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साइन आई और बटा में क्या पढ़ाए थे, याद करिए साइन आर बताए थे और बताए थे कि एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम बताए थे, आपको याद आना चाहिए कि म्यू से सूचित किया जाता है। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। ये जो म्यू से आप सूचित कर रहे हैं ना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो याद रहेगा ना अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। जो ये अपवर्तनांक होता है इसका याद रखिएगा कि कोई भी मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए। तो याद रखिएगा जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए अपवर्तनांक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अगर हम लोग पहला का बात करें तो याद रखिएगा इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे, तो पहला हो जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, हम यहां लिख देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा जो है वो हो जाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए हमने यहाँ पे दो चीज बताया है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक
और दूसरा हमने कहा है कि सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को दो भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग का ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो जब भी क्या करेंगे, दो माध्यम की तुलना करना है, दो माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करना है, और दो माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना कीजिएगा, और एक माध्यम, ध्यान से समझिएगा, दो माध्यम लेना है और दोनों में प्रकाश की चाल की तुलना करना है, और उसमें से अगर एक माध्यम निर्वात होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा अपवर्तनांक निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं कि नंबर 1 का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक बता रहे हैं। तो याद रखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटा में हो जाता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब देखिए हमने क्या कहा है कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल का जो तुलना होता है, जो अनुपात होता है, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, तो एक अपवर्तनांक हम लोग जब निकालेंगे तो उसमें एक माध्यम क्या रखना है, निर्वात रखना है। यानी जब भी निर्वात से, हवा से मान लीजिए जो प्रकाश की चाल है और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की जब आपस में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इसके दूसरा पार्ट का बात करें तो हम लोग का जो दूसरा पार्ट है वो है सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए हम यहां लिख देते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन जो है निर्वात को वो हटा देता है। मतलब अब यहाँ पे किसी भी दो माध्यम को आप ले सकते हैं निर्वात को छोड़ के, क्योंकि जैसे ही आप निर्वात लीजिएगा तो वो सापेक्ष न होके कौन सा हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो याद रखिएगा सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, किसी दो माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और ये बटा में हो जाएगा माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल। यानी सीधे सीधे समझिए कि दोनों में क्या अंतर है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या अंतर है। तो दोनों में दो माध्यम की तुलना करेंगे प्रकाश की चाल का, लेकिन एक में एकदम फिक्स है कि एक में क्या होना चाहिए, निर्वात लेना जरूरी है। मतलब हम लोग हवा से जब तुलना करेंगे ना किसी दूसरे का, तब जो अपवर्तनांक निकलेगा वो निरपेक्ष होगा। और ऐसे ही नॉर्मल मान लीजिए हम ले ले पानी का और कांच का, तो ये जब तुलना करेंगे इन दोनों में तो वो हमारा क्या कहलाएगा, निरपेक्ष न कहला के कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा हमने आपको बताया अपवर्तनांक के बारे में, साथ ही साथ हमने बताया कि अपवर्तनांक के क्या होते हैं, दो प्रकार हो जाते हैं, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में कंडीशन है कि जब भी क्या तुलना करेंगे तो किससे, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे। और सापेक्ष में क्या होता है, ये किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना की जाती है तो उससे हमें क्या निकल के आता है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मान निकल कर आता है। अब देखिए इसके अलावा थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे पदार्थों का हम बता रहे हैं अपवर्तनांक जो एग्जाम में पूछता है। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे आपसे पूछ देगा हवा में का बताइए का अपवर्तनांक कितना होता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, आपसे पूछ देगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इन तीनों का अपवर्तनांक आप याद रखिएगा, हवा का होता है 1.0003, इसके अलावा पानी का होता है 1.33 और हीरा का जो होता है वो होता है 2.42। तो ये तीन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका मान आप जरूर याद रखिएगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है और साथ ही साथ हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है।
तो ये था थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए हमने बताया अपवर्तनांक, साथ ही साथ अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में। अब हम लोग जानते हैं इससे रिलेटेड अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, कुछ न्यूमेरिकल पूछ दे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको जरा हम देखते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं अपवर्तनांक से संबंधित। अगर आपका एग्जाम्पल आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे डाटा जो दिया उसको सबसे पहले नोट कीजिएगा। कह रहे कि प्रकाश हवा में से कांच में क्या करता है, कांच के प्लेट में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। देखिए अपवर्तनांक दिया है, साथ ही साथ यहाँ कह रहा है कि जो हवा में प्रकाश का वेग जो है वो दिया है और हमको निकालना क्या है, तो आप निकालिए कि कांच में प्रकाश का वेग कितना है। तो जो डाटा पहले दिया उसको आप लिख डालिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका जी, तो पहला क्वेश्चन का। अपवर्तनांक दिया है तो लिख लीजिए अपवर्तनांक बराबर कितना दिया है, तो 1.5 दिया है। फिर हमसे पूछा है क्या जी, देखिए यहाँ पे हवा में प्रकाश की चाल दिया है, हवा में प्रकाश की चाल जो है वो दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, कांच में निकालिएगा कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल आपको ये क्या करना है, निकालना है। अब बताइए आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला तो हम थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं। अपवर्तनांक बराबर हम लोग लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है, सीधे सीधे याद रखिए, हवा में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हवा में प्रकाश की चाल। और देखिए हवा में प्रकाश की चाल और बटा में लिखना है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम के जगह पे यहाँ क्या दिया है, कांच, तो यहाँ लिखिए कांच में प्रकाश की चाल। देखिए सेम टू सेम जो फॉर्मूला है उसको हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे मान को हम रख रहे हैं, अपवर्तनांक कितना दिया है मेरे बाबू, तो 1.5, तो लिखिए 1.5 बराबर हवा में प्रकाश की चाल ये कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो अब हमको तो ये मालूम नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीजी लिख देते हैं। मैंने क्या करना है, सीधे या आप लिख लीजिए यहाँ पे पूरा हिंदी में ही लिख लीजिए, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसमें गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे गुना कीजिएगा तो दोनों गुना में जाएगा, और फिर ये गुना में तो इधर भेजिएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो सीधे सीधे हो जाएगा, याद रखिएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा कितना, तो जरा देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो ये पहले से दिया हुआ है 3 × 10⁸ और बटा में चल जाएगा कौन सा, तो 1.5। अब इसको सॉल्व कीजिए, डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा, 10 से, 15 से ये कट जाएगा। देखिए 5 से काटिए, 5 से 5 × 15 और 5 से 5 × 10, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही हो जाएगा हमारा कांच में प्रकाश की चाल। तो ये बहुत ही आसान है, आप क्या करिए, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरा जो प्रश्न दिया है उसका, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे जो दूसरा प्रश्न है उसको, कि उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा जो क्लास का टाइमिंग है ना वो थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है उसकी वजह से थोड़ा क्लास लेट जा रहा है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपका टाइमिंग पर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन नंबर हम कर देते हैं 2। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कांच का अपवर्तनांक दिया है। अब कांच का अपवर्तनांक दिया तो देखिए n लिख दीजिए अपवर्तनांक के लिए, थोड़ा लेके कांच का दिया है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, ऊपर में एयर लिखिए और नीचे में ग्लास लिखिए। ये कितना दिया है, 1.6। ऐसा क्यों लिखे सर, तो अपवर्तनांक जो होता है याद रखिए, हमने आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाया था क्या, कि हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसीलिए हमने हवा से तुलना किया। देखिए हवा से तुलना किया किसका, ग्लास का, तो अपवर्तनांक कितना, 1.6। ऐसे ही देखिए हीरा का अपवर्तनांक दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपवर्तनांक के लिए n, किससे तुलना किए हैं जी, एयर के।
किसका है? तो डायमंड का। कितना आया है? तो 2.4 आया है। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक। तो देखिए जिसके सापेक्ष होगा तो उसको ऊपर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा जी, इसके सापेक्ष आपकी है, किसका निकालना है? तो डायमंड का, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जिसके सापेक्ष यानी जिसके सापेक्ष होता है वो जाता है बटा में। तो कांच के सापेक्ष निकालना था, कांच वाला कितना है जी? तो 1.6। अब देखिए किसका निकालना है? डायमंड का, तो इसका कितना है? तो 2.4। अब आसानी से इसको अब क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 छक 24, यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा ये 3/2। काटिएगा तो 1.5। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को क्या निकला कि कांच के सापेक्ष जो हीरा है इसका अपवर्तनांक कितना है? तो 1.5 है। अब बताइए कि यहाँ पे हमने मात्रक का यूज क्यों नहीं किया जी? तो क्योंकि मात्रक का यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि ध्यान से देखिए ये भी एक तरह से क्या है, चाल से बना है, और चाल से मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और अपवर्तनांक का एक हम लोगों ने पहले ही बता दिया है, इसीलिए कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, गहराई के सापेक्ष भी आप ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे जल्दी से बता देते हैं। अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला, अपवर्तनांक बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, गहराई के सापेक्ष, गहराई का समझ में आता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि तालाब की गहराई, तो गहराई के सापेक्ष भी अपवर्तनांक को आप तुलना कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक की फॉर्मूला याद रखिएगा, वास्तविक गहराई और बटा में आभासी गहराई। ये भी इस पर क्या हो सकता है कि आप एक प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी वास्तविक गहराई दे देगा, अपवर्तनांक दे देगा और आपसे पूछेगा आभासी गहराई बताइए, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है, वो याद रखना है। अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया पार्श्विक विस्थापन के बारे में, साथ ही साथ पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और उससे संबंधित 2 या 3 हमने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे न्यूमेरिकल बता दिया है। हम आपको बता दें कि आपको आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें होमवर्क डाल दिया जाएगा, ठीक है। बायो का नोट्स हमने डाल दिया है, आपको होमवर्क जो होगा उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। यदि आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं याद है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखिए, उस पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। आपको याद होना चाहिए 9472687135। इस नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम लिखकर भेजिए, वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाता है, साथ ही साथ क्लास की सूचनाएं मिलती हैं, आपका पर्सनल अगर कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व किया जाता है। इसलिए आप हमारे ग्रुप से जरूर जुड़िए, आप अपना नाम लिख के जरूर इस पर सेंड कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।